सभी को नमस्कार। अभिव्यक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। विकास वाला चैप्टर हम शुरू कर चुके थे और आज हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं विकास का या फ्रायड का, क्योंकि फ्रायड ने दिया है फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत या विकास का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, बोर नहीं करता है बिल्कुल ये टॉपिक आप लोगों को। शुरू करते हैं। नाउ सिगमंड फ्रायड की बात हम कर चुके हैं। कहाँ की थी? तो जब हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे थे वहां हमने सिगमंड फ्रायड की बात की थी। ठीक है, तो वहां हमने देखा था कि एक संप्रदाय था मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, वहां आपको बताया था फ्रायड का बैकग्राउंड। मैंने थोड़ा सा अभी वापस बताती हूँ कि सिगमंड फ्रायड वियना नाम की जगह से थे। ऑस्ट्रिया जो देश है यूरोप में, वहां के वो थे और वो साइकेट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे। तो बेसिकली उनका जो काम था वो था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले या जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं ऐसे लोगों को जांचना, यानी उनको डायग्नोज करना और उनका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो बेसिकली पेशेंट्स को वो डील करते थे और अपने पेशेंट्स को समझते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए, उनकी समस्याओं का समाधान या ट्रीटमेंट करते हुए उन्होंने कुछ चीजें अपनी केस स्टडीज में लिखी और उनके थ्रू ही वो साइकोलॉजी में मनोविश्लेषणवाद को लेकर के आए। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं कि सिगमंड फ्रायड जो थे वो मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक थे। दूसरी बात, उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसमें सामान्यता या असामान्यता है, यानी नॉर्मलिटी या एबनॉर्मलिटी अगर है तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है कि लाइफ की स्टार्टिंग के जो इयर्स होते हैं या जीवन के शुरुआती जो अनुभव होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे एक हम कहें कि शुरुआत की जो अवस्था है कि शुरू के 4-5 साल जो हैं उस दौरान बच्चे के साथ जो कुछ होता है वो उसके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालता है। और फ्रायड ने इस संबंध में एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया। वो कथन ये था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआती 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, यानी उसमें क्या गुण आएंगे, कैसा व्यवहार होगा उसका, ये काफी कुछ निर्भर करता है उसके जीवन के शुरुआती अनुभवों पर। अगली बात लिखी है अचेतन पर बल। देखिए, जब हम संप्रदाय पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे थे, वहां भी मैंने बताया था कि जहां अन्य मनोवैज्ञानिक चेतन को महत्वपूर्ण मान रहे थे, चेतन या कॉन्शियसनेस, जिसमें कि व्यक्ति किसी क्षण में जो कुछ सोच रहा है, जो चिंतन कर रहा है या तात्कालिक जो उसकी अनुभूतियां हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रही हूँ, तो तत्कालिक अनुभव क्या है कि मेरे दिमाग में ये फ्रायड का सिद्धांत चल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा चेतन है। लेकिन फ्रायड का क्या मानना था कि मनोविज्ञान में चेतन की बजाय किसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए? अचेतन को, अनकॉन्शियस को। अभी चेतन अचेतन का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हम डिटेल में इस थ्योरी को पढ़ेंगे और आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
मनोरोगियों के केस अध्ययन, ये फैक्ट जरूर याद रखना है, ठीक है, कि फ्रायड ने क्या विधि अपनाई थी, केस अध्ययन विधि अपनाई थी। और किनके केस अध्ययन किए थे, असामान्य व्यवहार वाले जो पेशेंट्स थे, मनोरोगी थे, उनके केस अध्ययन फ्रायड ने किए थे, ठीक है। देखिए अभी हम थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस सिद्धांत को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 3 मुख्य भाग हैं इस सिद्धांत के। पहला है मन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ठीक है। दूसरा है व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तीसरा है विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब तीनों में फ्रॉयड ने अलग अलग बातें कही हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं, ठीक है। तीनों पार्ट को हम अलग अलग भी समझेंगे और इनकी लिंकिंग आपस में कैसे है, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, वो बात भी मैं आपसे बीच बीच में करूंगी। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, जो सिद्धांत का पहला भाग है मन की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, उसको हम पढ़ेंगे। तो मन या माइंड जो है, ठीक है, ये शब्द अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है। मनोविज्ञान में शुरुआती दौर में जैसा आपको बताया था कि मन के अध्ययन को दूसरी अवस्था में अपनाया गया, स्टडी ऑफ माइंड बोला गया मनोविज्ञान को, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल पाया और इसमें परिवर्तन किया गया। देखिए आज भी मनोविज्ञान में माइंड की, मन की स्टडी होती है, ठीक है, लेकिन वह एक हिस्सा है मनोविज्ञान का। ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड, ये अब स्वीकार्य नहीं है, बट माइंड इज स्टडीड इन साइकोलॉजी, यानी मन का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि एक जटिल संप्रत्यय है, ठीक है, और व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाओं, उसके अनुभवों के आधार पर उसको जो महसूस होता है, उसकी एक आंतरिक संरचना मन कहलाती है। अब फ्रॉयड ने इस मन को अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि मन के 3 भाग होते हैं। डायग्राम को देखिए, 3 भाग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन और तीसरा है अचेतन मन। चेतन मन को कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, अवचेतन मन को प्री कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस माइंड बोलते हैं और अचेतन को बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसमें जो सबसे सिंपल बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि फ्रॉयड ने बताया कि संपूर्ण मन का 1/10 हिस्सा क्या है, चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, और 9/10 हिस्सा क्या है, अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। तो देखिए अधिक हिस्सा, ठीक है, 90% किसको बताया है, अचेतन को बताया है। और फ्रॉयड मानते थे जो जितना अधिक है, जो जितना ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी व्यक्ति के व्यवहार में, उसके जीवन में अचेतन का प्रभाव अधिक होता है। ये मत प्रस्तुत किया सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसके द्वारा हम समझेंगे, इसको कहते हैं आइसबर्ग एनालॉजी ऑफ माइंड, यानी मन की स्थलाकृतिक संरचना या मन की बर्फ के पहाड़ से तुलना, ठीक है। तो मन के संप्रत्यय को समझाने के लिए सिगमंड फ्रॉयड ने इसकी तुलना किससे की, समुद्र में बर्फ का कोई बड़ा सा पहाड़ हो, उसके संदर्भ में इन्होंने इसको समझाया। तो देखिए
समुद्र में यानी पानी पानी, ठीक है। तो ये बर्फ का पहाड़ आप देखें कि मैंने ये बीच में ब्लू लाइंस दी हैं, ठीक है, उससे हम पानी को प्रदर्शित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो वास्तव में बर्फ का पहाड़ पानी में है। तो पानी के ऊपर, ठीक है, जो पानी की सतह है, जो लेवल ऑफ वाटर है, पानी का स्तर है, उसके ऊपर से एक छोटा सा हिस्सा आपको उस पहाड़ का नजर आ सकता है। तो उसको इन्होंने किसके इक्विवेलेंट माना है? फ्रायड ने उसे किसके समान माना है? चेतन मन के समान, कॉन्शियस माइंड के समान माना है। कि जिस प्रकार समुद्र में एक बड़े बर्फ के पहाड़ में से एक सिर्फ टिप या ऊपर का छोटा हिस्सा हमें नजर आ पाता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के संपूर्ण मन का एक छोटा हिस्सा चेतन होता है, जिसे कि वह दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। चेतन मन में क्या है? आपका तात्कालिक अनुभव, आपके जो विचार हैं वो किसमें है? आपके चेतन मन में है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से अंतर क्रिया कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप किससे कर रहे हैं? वो सारा कार्य आपके चेतन से कर रहे हैं। इसके जस्ट नीचे, चेतन के जस्ट नीचे इन्होंने क्या बताया? अवचेतन मन। ठीक है, अवचेतन को समझेंगे, पहले हम अचेतन के बारे में जानते हैं। चेतन और अचेतन को पढ़ के हम किसकी बात करेंगे? अवचेतन की, सेमी कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड की। देखिए, अचेतन, सबसे पहली बात फ्रॉयड कहते हैं कि काफी बड़ा है। संपूर्ण मन का 90% हिस्सा अचेतन है। अब इस अचेतन में क्या छुपा है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए फ्रॉयड के कुछ विचार पहले हम जानेंगे। फ्रॉयड मानते थे कि मनुष्य जो है वह एक जैविक प्राणी है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। जैसे सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या जैविक प्राणी होते हैं, तो वो वास्तव में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं और अपना जीवन विशेषकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगाते हैं। शारीरिक इच्छाएं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो फ्रॉयड मानते थे कि हम भी वास्तव में अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन समाज के नियमों के कारण, समाज में कानून बना दिया गया, कुछ चीजों को सही माना जाता है, कुछ को गलत माना जाता है। इस कारण हम अपने आप को रोक लेते हैं, बांध लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वास्तविक प्रवृत्तियां हैं उनको हम नियंत्रित करते हैं, उनको हम दबाने का प्रयास करते हैं और उससे संबंधित सभी विचार कहाँ चले जाते हैं? हमारे अचेतन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। देखिए, यहाँ लिखा है अनैतिक एवं असामाजिक इच्छाएं। तो किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जो समाज की दृष्टि से सही ना हो, जिन्हें हम असामाजिक कह सकते हैं, या जो समाज के नैतिक मूल्य हैं उनके अनुसार सही ना हो, तो उन्हें हम अनैतिक इच्छाएं बोल सकते हैं। तो हमारे अचेतन में हमारी अनैतिक और असामाजिक इच्छाएं मौजूद रहती हैं। उसके अलावा व्यक्ति के कटु अनुभव, ठीक है, कटु का अर्थ यहाँ जो है वो ये है बुरे अनुभव। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के साथ कुछ हुआ जो कि बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, तो उस प्रकार के अनुभव, जैसे किसी ने किसी से दुश्मनी निकाल ली, मारा पीटी कर दी, कोई गलत भाषा का उपयोग करके आपको कुछ कभी किसी ने कह दिया, ठीक है, तो वो क्या है? आपके कटु अनुभव है। उसके अलावा पीड़ादायक स्मृतियां, पेनफुल मेमोरीज। तो एक व्यक्ति की कई पेनफुल मेमोरीज या पीड़ादायक स्मृतियां हो सकती हैं। फिर वही बात, जैसे किसी व्यक्ति की आपके सामने डेथ हो जाए, ठीक है, आपके किसी
ऐसे संबंधी की जिसको आप बहुत प्रेम करते हो उनकी सडन डेथ हो जाए, किसी का किसी के सामने मर्डर कर दिया जाए, ठीक है, या किसी ने आपको बेवजह बहुत मारा पीटी की हो, या और किसी तरीके की ऐसी चीज हुई हो जिससे आपको बहुत दर्द, कष्ट या पीड़ा उत्पन्न हुई हो, तो उससे संबंधित यादें, स्मृतियां यहाँ भंडारित होती हैं। लैंगिक कल्पनाएं, सेक्सुअल फैंटेसीज जिनको कहते हैं, कि लैंगिक जो प्रवृत्ति है मनुष्य की उसके अनुसार कई तरीके की कल्पनाएं लोग कर सकते हैं, तो वो सभी कल्पनाएं भी कहाँ भंडारित होती हैं, हमारे अचेतन मन में। तो ये सारी बातें देखिए कि व्यक्ति के मन में ये सब है तो सही, ठीक है, लेकिन उसने कहाँ दबा रखा है, कहाँ छुपा रखा है, उसके अचेतन में छुपा रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवचेतन मन की, या हम जिसको कहते हैं प्री कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस माइंड। तो व्यक्ति की जो स्मृति है, जो नॉर्मल चीजों को लेकर के, सामान्य चीजों को लेकर जो स्मृति है, वो कहाँ है, उसके अवचेतन को प्रदर्शित करती हैं। तो अवचेतन को चेतन और अचेतन के मध्य का एक ब्रिज या पुल माना जाता है। अब एक हम कहें व्यक्ति के अचेतन से कोई भी बात सीधे उसके चेतन में नहीं आ पाती है, ये विभिन्न रूपों में आ सकती है, बट सीधे अभी आप उसके बारे में सोचने लगे कि उसके अचेतन से कोई भी बात आके उसके चेतन में आ जाए और वो दूसरों को बोल दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीजें आप जब याद करते हैं तो आसानी से याद आ जाती हैं, तो वो कहाँ पर है, आपके प्री कॉन्शियस माइंड में है, या हम कहें कि अवचेतन मन में है। जैसे मैं अभी आपसे कोई प्रश्न करती हूँ, या जब भी आप कोई प्रश्न हल करते हैं तो उसका उत्तर देने के लिए, ठीक है, जैसे जब मैं बोलती हूँ कि मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो आप याद करते हैं और आपको याद या तो आ जाता है या हो सकता है नहीं भी आता हो। आपने अगर सही से पढ़ा है, सही से अपनी मेमोरी में स्टोर किया है, तो आपको याद आ जाता है और आप उत्तर देते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉयड थे, ठीक है। तो वो जो सूचना है वो कहाँ भंडारित थी, आपके अवचेतन मन में, आपके प्री कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो कुछ सूचनाएं तात्कालिक व्यक्ति के दिमाग में नहीं होती हैं, ठीक है, तात्कालिक रूप से आप उनका चिंतन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपको आवश्यकता होती है, जब आप चाहते हैं, तो उन सूचनाओं को आप अपने चेतन में ला पाते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि वो सूचनाएं हमारी स्मृति में भंडारित है, हमारी सामान्य जो स्मृति है, मेमोरी है, वहां भंडारित है, और उस स्मृति से ही फ्रॉयड ने किसको बताया है, अवचेतन या प्री कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट काफी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन तीनों टर्म को अच्छे से समझ गए तो हम अभी आगे चलेंगे। देखिए यहां लिख रही हूं मैं, फ्रॉयड ने एक पुस्तक लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अब ये पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये पुस्तक बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक में उन्होंने सपनों का, ड्रीम्स का अचेतन से जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उसे बताने का प्रयास किया। अब फ्रॉयड कहते थे ड्रीम्स
आर द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस, यानी जो सपने हैं, तो ये स्टेटमेंट मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, आप समझिए इसको, कि जो सपने हैं वो अचेतन तक पहुंचने का शाही मार्ग है। क्या कथन है कि जो सपने हैं, स्वप्न हैं, वे अचेतन तक पहुंचने का शाही मार्ग है। यानी अगर किसी व्यक्ति के अचेतन तक हमें पहुंचना है, यानी उस व्यक्ति के अचेतन में क्या इच्छाएं छुपी हैं, दबी हैं, किस प्रकार के अनुभव या स्मृतियां मौजूद हैं, कैसी कल्पनाएं उसमें समाहित हैं, ये सब जानने के लिए हमें उसके सपनों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये नाम आप लिख सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। देखिए पुस्तक का नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखना होता है। इसको अगर पूछा जाएगा कि ये पुस्तक किसकी है, या पूछ सकते हैं किस संप्रदाय से संबंधित है जिनकी ये पुस्तक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो पुस्तक है वो सिगमंड फ्रायड की है और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हुई। और इसी पुस्तक में, इसी बुक में उन्होंने बताया कि स्वप्न या सपने अचेतन तक पहुंचने का शाही मार्ग होते हैं। आप सभी भी रात को सपने देखते होंगे नींद में कुछ ना कुछ, तो उन सपनों के दौरान कई बार हमें कुछ चीजें याद रहती हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं याद रहता। तो ये सारी बात की वास्तव में स्वप्न का, ड्रीम्स का जब अध्ययन किया जाता है तो फ्रॉयड के बाद भी कई मनोवैज्ञानिक इस बात को प्रूव कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि सपनों का कनेक्शन, सपनों का संबंध किससे होता है, अचेतन से होता है। अब सपनों के अलावा फ्रॉयड ने कुछ और चीजें बताई जिन्हें उन्होंने अचेतन से संबंधित माना। एक टर्म आता है स्लिप ऑफ टंग, फिर है स्लिप ऑफ पेन, विस्मरण या फॉरगेटिंग, इसके अलावा नींद संबंधी विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स जिनको कॉमनली बोलते हैं, और अन्य कई मनोवैज्ञानिक विकार। इन सभी का संबंध फ्रायड ने अचेतन से बताया। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, उनमें से कई का संबंध किससे होता है, अचेतन से होता है। अब देखिए लिंक करें चीजों को। मैंने आपको बताया कि फ्रॉयड ने केस स्टडीज करी, अपने पेशेंट्स की केस स्टडीज करी। ये भी बताया कि उनके पेशेंट्स में मैक्सिमम, अधिकतम जो होते थे वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक विकारों से पीड़ित होते थे, असामान्य व्यवहार वाले होते थे। उन सबके अध्ययन के बाद फ्रॉयड इस नतीजे पर पहुंचे कि वास्तव में ये जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं उसका कुछ ना कुछ संबंध किससे है, अचेतन मन से है। यानी उनके अचेतन में कोई ऐसी चीजें हैं जो वहां से कहाँ आने का प्रयास कर रही हैं,
चेतन में आने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, अचेतन में ऐसा नहीं है कि भाई किसी का अचेतन खाली है, सभी के अचेतन में इस तरीके के अनुभव, इस तरीके की इच्छाएं, ऐसी स्मृतियां मौजूद होती हैं, जो सारी मैं यहाँ बात कर चुकी हूँ। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति में ये सिर्फ सपनों के रूप में, स्लिप ऑफ टंग के रूप में, स्लिप ऑफ पेन के रूप में नजर आती हैं, जबकि एक असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति में यही सारी चीजें किसका कारण बनती हैं? अलग अलग डिसऑर्डर्स का कारण बनती हैं। ठीक है ना, एक एक पॉइंट जो है उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। इसकी बात हम कर चुके हैं। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग यानी कि जबान का फिसलना, हम हिंदी में जबान फिसलना कहते हैं, जबकि यहाँ टर्म स्लिप ऑफ टंग यूज लिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी बात को कहना चाहता हो लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकल जाए। जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, मैं किसी को कहना चाह रही हूँ कि एक कप चाय लेके आओ, ठीक है, लेकिन मैंने मान लो उनको ऐसे कह दिया कि एक कप पनीर लेके आओ। समझ रहे, मैं उनको क्या मंगाना चाह रही हूँ? एक कप चाय, लेकिन एक कप के साथ मैंने पनीर जोड़ दिया चाय की बजाय। तो यहाँ फ्रॉयड का क्या मानना है कि कहीं ना कहीं मेरे अचेतन में पनीर से संबंधित कोई ना कोई इच्छा जरूर जागृत होके वहां पर है, वहां मौजूद है, और वो स्लिप ऑफ टंग के रूप में सामने आ गई। ठीक है, इसी प्रकार स्लिप ऑफ पेन होता है। स्लिप ऑफ पेन का अर्थ है आप लिखना कुछ चाह रहे हो लेकिन आप लिख कुछ और जाते हैं, यानी किसी शब्द की जगह कोई अन्य शब्द लिख जाते हैं। अब आप सब भी पढ़ते लिखते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इस बात तो इस बात को आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अनरिलेटेड, असंबंधित शब्द कहीं कहीं हम लिख जाते हैं, और फ्रॉयड उसी को क्या कह रहे हैं? स्लिप ऑफ पेन कह रहे हैं, और उसका संबंध किससे बता रहे हैं? अचेतन से बता रहे हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है विस्मरण या फॉरगेटिंग। देखिए, आपके साथ आपके जीवन में रोज कुछ ना कुछ घटित होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। क्या हमें हर बात याद रहती है? नहीं रहती ना। अगर ऐसा होता कि एक ही मोमेंट पर आपको सब कुछ याद है, या आप याद करें और आपको सब कुछ याद आए कि हाँ 2017 में जनवरी के महीने में 6 तारीख को मैं ये कर रहा था और उसके बाद 7 तारीख को ये कर रहा था, ऐसा याद नहीं रहता ना एग्जैक्टली। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें, दिन, उनके उस दिन क्या हुआ वो हमें याद रहती है। तो यहाँ फ्रॉयड मानते हैं कि जो चीजें फॉरगेटिंग हो रही है जिनकी, या जिनका विस्मरण हो रहा है, वो विस्मरण के बाद कहाँ जाके जमा होती जा रही हैं? हमारे अचेतन में जमा होती जा रही हैं। अब अचेतन से उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद नींद संबंधी विकार या स्लीप डिसऑर्डर्स को फ्रॉयड ने बहुत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि व्यक्ति के अचेतन का संबंध उसके निद्रा संबंधी जो भी अगर समस्याएं हैं उसको, उनसे हो सकता है। अब देखिए, स्लीप डिसऑर्डर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे जब हम केस स्टडीज हम पढ़ते थे, जब क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान में पढ़ा करती थी, तो वहाँ कई केस स्टडीज होती थी। ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि एक व्यक्ति नींद में से उठता है, ठीक है, किसी अन्य जगह पर चला जाता है, पहुंचता है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ बातचीत करके या उसको कुछ ऐसा अपशब्द बोल करके आ जाए, लेकिन फिर उसको वापस आकर के सो जाता है और सुबह होने पर उसे कोई भी बात याद नहीं रहती है। और इससे भी अधिक कुछ लोगों ने तो नींद में ही उठ करके कहीं और जाकर के लोगों के मर्डर्स तक कर दिए और उन्हें याद नहीं रहता है। याद यानी उनके चेतन में ये बात कभी आती ही नहीं है कि रात को नींद के दौरान जब वो उठ के गए तब उन्होंने क्या क्या कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स हैं। ये तो बहुत ही गहन स्लीप डिसऑर्डर हैं।
कॉमन डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि नींद ना आना, बहुत देर कोशिश करने पर आपको नींद नहीं आ रही है, रात में अचानक से नींद खुल जा रही है, या आप रोज ही ऐसे डरावने सपने देख रहे हैं कि आपकी बार बार नींद खुल जा रही है, तो ये सभी निद्रा संबंधी विकार जो हैं उनको भी फ्रॉयड ने किससे कनेक्ट किया था? अचेतन से। और मनोवैज्ञानिक विकारों की बात हम कर चुके हैं। अब चीजों को समझिए क्योंकि ये सभी किससे संबंधित बताए गए हैं? अचेतन से। और विशेषकर जब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, इन चीजों से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ना ही व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। अगर मुझ में स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, मैं एक शब्द की जगह कोई अन्य शब्द बोल दे रही हूँ, तो मैं उसे सही करके बोल सकती हूँ। स्लिप ऑफ पेन हो रहा है तो हो सकता है मैंने कोई गलत शब्द लिख दिया, मैं उसे फिर वापस जैसे ही मेरा चेतन उसे देखता है तो मैं उसे सही कर सकती हूँ। लेकिन ये जो विकार हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इनके साथ व्यक्ति का जीवन काफी मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि फ्रायड ये जानते थे या ये उन्होंने जाना कि इन विकारों का, इन डिसऑर्डर्स का कारण जो है वो कहाँ छुपा है? अचेतन में छुपा है। तो उन्होंने ये माना कि मनोवैज्ञानिकों को अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट या होने के लिए अचेतन को समझने का प्रयास करना चाहिए, अचेतन के अध्ययन के प्रयास करने चाहिए। तो उन्होंने अचेतन के अध्ययन की कुछ विधियां बताई, सम मेथड्स ऑफ स्टडिंग अनकॉन्शियस। अब उन मेथड्स की हम बात करेंगे। 3 मेथड्स बताए हैं फ्रायड ने। तीनों का नाम मैंने यहाँ लिखा है। मुक्त साहचर्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। फिर कह रही हूं आपको इंग्लिश वाला टर्म जरूर याद रखना है। एक मेथड है फ्री एसोसिएशन मेथड, जो पहला वाला है, इसकी पहले बात करते हैं हम। इस विधि में, इस मेथड में फ्रॉयड क्या करते थे कि जो उनका पेशेंट होता था, जो रोगी होता था, उसको वो एक काउच पर, एक आरामदायक सोफे पर लिटा देते थे और उससे वो ये कहते थे कि आपको यह कल्पना करनी है कि आपको किसी भी बात के लिए रोक टोक करने वाला, मना करने वाला, अच्छा बुरा कहने वाला या आपका जजमेंट करने वाला, आपको ये बताने वाला कि नहीं ये नैतिक है, ये अनैतिक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई भी नहीं है। आपके जीवन में कोई नियम, कानून, सजा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से वो पेशेंट को, रोगी को कल्पना करवाते थे और उसके बाद उससे कहते थे कि मैं भी ये रूम छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, और आपको सिर्फ यही कल्पना करनी है कि कोई चीज वास्तव में सही गलत नहीं होती है। ठीक है, हर मनुष्य अपने आप में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, वो किसी दूसरे के प्रति कुछ भी करे उसे गलत नहीं कह सकते हैं, या ऐसा कहने वाला समाज, कानून कोई भी नहीं है, आपको सजा देने वाला, आपको गलत कहने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार की कल्पना करवाकर फ्रॉयड वहां से पेशेंट के सामने से यह कहते हुए जाते थे कि अब आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपको कहने का मन कर रहा है, या कोई ऐसी इच्छा जो आपकी बहुत पुरानी हो या अधूरी रह गई हो, आप समाज के शर्म के कारण, भय के कारण उस इच्छा को पूरा ना कर पाए हो, या किसी से आपको माफी मांगनी हो, किसी से जाके आपको कुछ कहना हो,
तो ऐसी कोई भी बात आप यहाँ पर बोल सकते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और पेशेंट को कहते थे कि आपको अच्छा लगेगा, बस आप एक बार बोलने का प्रयास कीजिए। तो वास्तव में फ्रॉइड क्या करते थे, उस जगह से चले जाते थे पेशेंट के सामने और किसी कर्टेन के पीछे या दरवाजे के पीछे वो छुप जाया करते थे। कभी कभी वो रिकॉर्डर का इस्तेमाल भी करते थे और पेशेंट क्या कहता है उस बात को सुनने का प्रयास करते थे। अब फ्रॉइड मानते थे कि ऐसी स्थिति में जो कुछ पेशेंट कहेगा, जो शब्द उसके मुंह से निकलेंगे, वो वास्तव में उसकी अचेतन की इच्छाओं, उसके अनुभवों, जो पुराने उसके बाल्यावस्था के अनुभव हैं या कोई कटु स्मृतियां हैं, कोई पीड़ादायक अनुभव है, उनसे कहीं ना कहीं संबंधित होगा ही होगा। ठीक है। और इस प्रकार इस मुक्त साचर्य विधि द्वारा वे व्यक्ति के अचेतन को समझने का प्रयास करते थे। दूसरी विधि देखिए, स्वप्न विश्लेषण, जिसको ड्रीम एनालिसिस कहा जाता है। तो ड्रीम एनालिसिस जो विधि है वो बहुत सिंपल, आपको पहली हूँ कि ऑफ ड्रीम्स एगमन फ्रॉइड और काफी तो को पूछते थे यार रात में आतो रोगी का जो कही रहती होगी कभी कभी, अगर उस अपने आतो रोगी कि वो हैं और आपको वो कहीं एक डायरी में बोलते, अगर वो नहीं होने व्यक्ति लिए कहते, जैसे ही अपना आपको जो भी सपना किसी व्यक्ति के प्रकार से कुछ दिन महीने उस रोगी अपने सभी रिकॉर्ड संग्रहित करवा, आज फ्रॉड को वो डर की जा रही है या वो व्यक्ति जिसको रोगी ने अपने सभी सपनों के बारे में बताया है, और फिर उन सपनों का वो गहन विश्लेषण करते थे और वहां उनका अपना अनुभव था, जिसके आधार पर उन्होंने इस चीज का पता लगाया था कि व्यक्ति को कोई सपना आ रहा है तो उसका अचेतन से क्या संबंध हो सकता है, यानी वो सपना अचेतन में क्या चल रहा है उसको कैसे प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है ना। तीसरी विधि है सम्मोहन, हिप्नोसिस कहते हैं इसे इंग्लिश में। हिप्नोसिस या सम्मोहन जो विधि है, इस विधि में भी होता उस किसी पर लगवा दी कोई टू या कोई बहुत स्पार्कलिंग सा ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करवाया जाता था। देखिए आपने टीवी वगैरह में कई बार देखा होगा कि भाई इसकी तरफ देखो, ऐसे कोई गोल गोल ऑब्जेक्ट हो चमकीला सा, बार बार दिखाया जाए किसी को और वो व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल आप कंट्रोल कर लें। इतना आसान नहीं होता है जैसे टीवी वगैरह में आपको देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट के एक मेथड के रूप में उपचार के दौरान मनोवैज्ञानिक सम्मोहन को, हिप्नोसिस को यूज में लेते हैं और सिंपली यही किया जाता है कि किसी विशिष्ट वस्तु पर व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान केंद्रित करवा दिया जाता है, यानी उसके चेतन को एक बार के लिए वो नियंत्रित कर लेते हैं और फिर उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न व्यक्ति सामान्य चेतन अवस्था में नहीं देता है। इकार सम्मोहन की स्थिति में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यक्ति दे देता है और इस प्रकार फ्रॉइड उस रोगी को सम्मोहित कर उसके चेतन पर नियंत्रण पाते थे और फिर उसके अचेतन में क्या चीजें समस्या उत्पन्न कर रही हैं,
किन बातों के कारण उसमें असामान्यता आ रही है, इस बात का पता लगा लेते थे। ठीक है ना। आज हमने फ्रॉइड के सिद्धांत का एक हिस्सा यानी कि मन की संरचना को कवर किया है। अब दो और हिस्से हैं इस सिद्धांत के, एक है व्यक्तित्व की संरचना और एक है जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं। दोनों को भी हम कवर करेंगे और पिछले टॉपिक्स की ही तरह जैसे ही 4-5 क्लास होंगी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी और आप पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें। आशा है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, चीजें समझ आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। इसको बंद करेगा।